हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। अभी हमारा चैप्टर नंबर 17 चल रहा है, द एडवर्ब। एडवर्ब के चैप्टर में अभी तक हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने एडवर्ब की डेफिनेशन, उसके टाइप्स और उनके एग्जाम्पल्स कवर किए हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, यानी कि एडवर्ब को हम किसी सेंटेंस के अंदर किस पोजीशन पे यूज करते हैं। वर्ब से पहले करते हैं या बाद में करते हैं, एडजेक्टिव से पहले करते हैं बाद में करते हैं, नाउन प्रोनाउन के साथ कैसे उनको यूज करते हैं, वो हम आज के चैप्टर में, आज के वीडियो में सीखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। पोजीशन ऑफ एडवर्ब। रूल नंबर फर्स्ट, एडवर्ब का यूज सामान्य रूप से एडजेक्टिव और अन्य एडवर्ब से पहले होता है। किसी सेंटेंस के अंदर दिए गए एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले हम एडवर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है, लता सिंग्स वेरी स्वीटली। तो स्वीटली क्या एडवर्ब है, एडवर्ब से पहले हमने दूसरा एडवर्ब यानी वेरी का यूज किया। इट इज वेरी हॉट टुडे, तो हॉट क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव से पहले हमने वेरी का यूज किया, ना कि बाद में। तो सेकंड रूल आ जाता है, एडवर्ब का यूज इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ऐसे वर्ब जिनका यूज बिना ऑब्जेक्ट के होता है, यानी कि नाउन के बाद हम वर्ब का यूज करते हैं, वहीं से सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, उसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जब हम सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं तो उसके बाद हम एडवर्ब का यूज करेंगे। जैसे ही स्पोक लाउडली, तो यहाँ पे स्पोक क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसने बोला। यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग निकल आता है, और इसके साथ हमने एडवर्ब यूज किया लाउडली, तो लाउडली का यूज हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद। वैसे ही यू केम लेट, तो यहाँ पे लेट एडवर्ब है जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब केम के बाद यूज हुआ। नेक्स्ट है शी डाइड साउंडली, तो यहाँ पे भी साउंडली जो कि एडवर्ब है, डाइड के बाद यूज हुआ। रूल नंबर 3 में बताया गया है कि एडवर्ब का प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद होता है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। जैसे सी अटैक्ड हर एनिमी बोल्डली, तो यहाँ पे अटैक्ड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, हर एनिमी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसके बाद हमने बोल्डली एडवर्ब का यूज किया है। आई डू माई ड्यूटी केयरफुली, तो डू ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, माई ड्यूटी ऑब्जेक्ट लगाने के बाद ये सेंटेंस कंप्लीट होता है, इसलिए डू को बोला जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। तो डू प्लस माई ड्यूटी यानी ट्रांजिटिव प्लस वर्ब के बाद एडवर्ब केयरफुली का यूज किया है। तो आप समझोगे, आगे देखते हैं। एडवर्ब का यूज ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। जब किसी सेंटेंस के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ जाते हैं, तो अगर हमें उसमें एडवर्ब का यूज करना तो इन दोनों के बीच में करेंगे, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में करेंगे। आवर पब्लिशर इज हाईली ऑनर्ड, तो यहाँ पे हाईली क्या है, एडवर्ब है, जिसको हमने इज ऑक्सिलरी वर्ब और ऑनर्ड मेन वर्ब के बीच में यूज किया है। ही विल सर्टेनली मिस हर, तो यहाँ पे विल ऑक्सिलरी वर्ब है और मिस मेन वर्ब है, और हमने एडवर्ब का यूज किया दोनों के बीच में। रूल नंबर 5 आ जाता है, जिसमें बताया गया है कि एडवर्ब का प्रयोग 2 ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में होता है। जब किसी सेंटेंस के अंदर 2 ऑक्सिलरी वर्ब आ जाते हैं तो उनके बीच में हम एडवर्ब का यूज करेंगे। जैसे ही विल ऑलवेज बी हैप्पी, तो विल और बी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इन दोनों के बीच में हमने ऑलवेज यानी एडवर्ब का यूज किया। आई शैल एवर बी ओबलाइज टू यू, तो शैल और बी दोनों क्या ऑक्सिलरी वर्ब है, दोनों के बीच में हमने किसका यूज किया, एवर का, और एवर क्या एडवर्ब। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में बताया गया कि ओनली, मर्ली, सोली, चीफली, ये 4 वर्ड्स है, ओनली, मर्ली, सोली, चीफली। इन चारों वर्ड्स को हम एडवर्ब बोलते हैं, और इन चारों एडवर्ब का हम सेंटेंस के अंदर कब यूज करेंगे, इनका हम यूज करेंगे उन वर्ड्स से पहले जिनको मॉडिफाई करने के लिए हमने इसका यूज किया है। आपको पता है एडवर्ब की डेफिनेशन, एडवर्ब क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो किसी वर्ड्स को मॉडिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं, चाहे उसमें वर्ब हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, या फिर कोई सेंटेंस हो, उनको मॉडिफाई करने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं उनको क्या बोला जाता है, एडवर्ब। अब ये 4 जो एडवर्ब है ये भी किसी न किसी को मॉडिफाई करेंगे।
तो ये जिस वर्ड को मॉडिफाई करेंगे उससे पहले इनका यूज करेंगे। तो जिन वर्ड के साथ हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देता है। एक ही हम यहाँ पे सेंटेंस लेंगे और उसके एडवर्ब के यूज के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि किस प्रकार से सेंटेंस का मीनिंग, सेंटेंस का अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे फर्स्ट आ जाता है ओनली ही गेव मी 5 रुपीज। तो ओनली ही को मॉडिफाई करता है, ही के लिए यूज होता है, तो इसका मीनिंग निकलता है ओनली ही, केवल उसने ही, गेव मी 5 रुपीज, उसने मुझे, केवल उसने मुझे 5 रुपये दिए, केवल उसने मुझे 5 रुपये दिए, उसके अलावा और किसी ने नहीं दिए। तो इसका अर्थ निकलता है ही एंड नोबडी एल्स गेव मी। सेकंड आ जाता है ही ओनली गेव मी 5 रुपीज। यहाँ पे ओनली का यूज गेव को मॉडिफाई करने के लिए किया गया है, तो इसका मीनिंग निकलता है उसने मुझे 5 रुपये ही दिए, उसने मुझे 5 रुपये ही दिए, यानी उसने सिर्फ 5 रुपये दिए, उसके अलावा और कोई चीज़ उसको नहीं दी। तो इसका मीनिंग निकल जाता है ही मरली गेव 5 रुपीज डिड नथिंग एल्स फॉर मी, यानी उसने मुझे केवल 5 रुपये दिए, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया, उसने केवल मुझे 5 रुपये दिया और कुछ नहीं दिया। तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग ओनली के यूज करने के अकॉर्डिंग निकलता है। थर्ड आ जाता है ही गेव ओनली मी 5 रुपीज। तो ओनली का यूज मी के लिए हुआ है, उसने सिर्फ मुझे ही 5 रुपये दिए, यानी उसने सिर्फ मुझे 5 रुपये दिए और किसी को नहीं दिए। तो इसका मीनिंग निकलता है ही गेव 5 रुपीज टू मी टू नोबडी एल्स। नेक्स्ट आ जाता है ही गेव मी ओनली 5 रुपीज। तो 5 रुपीज के लिए यहाँ ओनली का यूज हुआ है, तो इसका मीनिंग निकलता है उसने मुझे केवल 5 रुपये दिए, वो 10 रुपये भी दे सकता था, 20 रुपये भी दे सकता था। तो इसका मीनिंग निकलता है ही गेव 5 रुपीज टू मी नथिंग मोर। तो आप समझोगे ऊपर हमने जो 4 वर्ड्स पढ़े, उन चारों वर्ड्स का यूज हम किसी सेंटेंस के अंदर करेंगे तो जिस वर्ड के साथ करेंगे उसके अकॉर्डिंग उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका एक बार और रिवाइज करिए और समझिए किस प्रकार से हम सेंटेंस के अंदर इनका यूज करने से सेंटेंस का मीनिंग ये चेंज कर देते हैं। 7th आ जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसीज। तो यहाँ पे कुछ फ्रिक्वेंसी एडवर्ब्स हैं जो बारंबारता को दर्शाते हैं, रिपीट होने की स्थिति को दर्शाते हैं। कैसे? ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी भी नहीं, ऑफन एवर, जनरली, रेयरली, फ्रिक्वेंटली, सेल्डम, समटाइम्स, ओकेजनली, यूजुअली। तो ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जो फ्रीक्वेंसी को दर्शाते हैं, जो चीज़ों के घटित होने की स्थिति को दर्शाते हैं, सिचुएशन को बताते हैं। इनका यूज हम वर्ब से पहले करेंगे। सेंटेंस के अंदर हमेशा इनका यूज वर्ब से पहले होता है। किस वर्ब से पहले? जिनको मॉडिफाई करने के लिए इनका यूज किया है। कैसे? द सन ऑलवेज राइज इन द ईस्ट। तो यह ऑलवेज का यूज किया है राइज के लिए, तो राइज क्या हुआ? वर्ब हुआ, इससे पहले हमने ऑलवेज का यूज किया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सेकंड है ही समटाइम्स गोज टू बेड वेरी लेट। तो गोज के साथ समटाइम्स का यूज हुआ, तो गोज से पहले, वर्ब से पहले हमने समटाइम्स का यूज किया। उसी प्रकार से सी सेल्डम कम्स लेट, कम्स से पहले सेल्डम का यूज हुआ। सी रेयरली राइट्स टू यू, राइट्स के लिए रेयरली का यूज हुआ जो उससे पहले हुआ। यू ओकेजनली गो टू सिनेमा, तो गो से पहले हमने ओकेजनली का यूज किया। और नेक्स्ट है आई फ्रिक्वेंटली विजिटेड हर, तो विजिटेड के लिए फ्रिक्वेंटली का यूज हुआ जो इसको मॉडिफाई करता है। तो इस प्रकार से जितने भी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं उनको हम वर्ब से पहले यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब कुछ और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आ जाते हैं जिनका यूज हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद करेंगे। ऊपर दिए गए रूल में वर्ब से पहले करता था, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब की बात हुई है, उनके बाद में करेंगे। जैसे कि ऑलवेज, नेवर, हार्डली, एवर, ऑफन, यूजुअली, ओकेजनली, जनरली, एवर, रेयरली, सेल्डम। तो ये वर्ड्स है जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि अनोमलस फिनिट्स के बाद करेंगे। अनोमलस फिनिट्स क्या होते हैं? यह एक प्रकार से मान सकते हैं जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब अनोमलस फिनिट्स भी उनको बोला जाता है। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। और जितने भी मॉडल्स है कैन, कुड, मे, माइट, ये सब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स है, या फिर इनको हम अनोमलस फिनिट्स भी कहते हैं। इनके बारे में डिटेल में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी इनके एग्जाम्पल समझते हैं, अभी इस रूल्स के एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ही इज ऑलवेज एट होम ऑन संडेज। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब है, वो भी कौन सा? इज। और इज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑलवेज का हमें यूज करना है, तो इससे पहले नहीं करेंगे। जैसे हम साथ में
रूल नंबर 7 में करते थे। इज के बाद करेंगे, इज क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब है, अगर ये मेन वर्ब होता तब हम ऑलवेज को पहले यूज करते, आप समझोगे। वैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, डू यू ऑफन गो टू सिनेमा, तो यहाँ पे डू क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऑफन का यूज इसके बाद हुआ है और डू यूज से पहले यूज हुआ है, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है, ही कैन हार्डली एवर अंडरस्टैंड हर वेज, तो यहाँ पे हार्डली एवर का यूज किया है जो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसका यूज हुआ है मॉडल के बाद यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू पंक्चुअल, तो शुड क्या ऑक्सिलरी वर्ब है, अनोमलस फिर नीड्स है, जिसके बाद हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ड का यूज किया है। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फिर से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स आ जाते हैं, ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, इवन, हार्डली, जस्ट, नियरली, क्वाइट, रादर, सून, स्टिल, ओनली, मरली। इन सब वर्ड्स को हम फिनिट वर्ब से पहले करेंगे। फिनिट वर्ब कौन से होते हैं, मेन वर्ब, जिनकी पास्ट फॉर्म भी होती है, जैसे कि रीच्ड, कॉट, मिस्ड, अंडरस्टैंड, ये सब क्या है, फिनिट वर्ब है, इनको मेन वर्ब भी बोला जाता है। यानी कुल मिला के जैसे रूल नंबर 7 में यूज हुआ वैसे ही हम रूल नंबर 9 में बताया गया है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, घुमा फिरा कर चीज़ें वही बताई गई है, रूल वो सेम ही एक्सप्लेन करता है। तो फिनिट वर्ब यानी मेन वर्ब से पहले हम इन वर्ड्स का यूज करेंगे, जैसे ही ऑलमोस्ट रीच द स्टेशन इन टाइम, तो रीच्ड क्या है, फिनिट वर्ब है, मेन वर्ब है, इससे पहले फ्रीक्वेंसी एडवर्ब का यूज हुआ है। सी जस्ट कॉट द ट्रेन, तो कोट से पहले जस्ट का यूज हुआ, उसी प्रकार से माई ब्रदर नियरली मिस्ड द बस, वैसे यू क्वाइट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, ही हार्डली नो व्हाट टू डू। आगे दोस्तों आता है रूल नंबर 10, जिसमें बताया गया है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज का यूज हम ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करते हैं। फिर से एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आ जाते हैं, उनका यूज हम अगर ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों दिए गए दोनों के बीच में करेंगे। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रूल नंबर 4 और 5 में अगर दो ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं उनके बीच में हम एडवर्ब का यूज करेंगे, मेन वर्ब से पहले एडवर्ब का यूज करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम एडवर्ब का यूज करेंगे। तो एक कॉमन रूल याद रखिए, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एडवर्ब का यूज करेंगे, मेन वर्ब से पहले एडवर्ब का यूज करेंगे, अगर दोनों दिए गए हैं दोनों के बीच में एडवर्ब का यूज करेंगे, अगर दो ऑक्सिलरी वर्ब दिए गए हैं दोनों के बीच में एडवर्ब का यूज करेंगे। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही इन्होंने 10th में रिपीट किया है। तो देख सकते हैं आप एग्जांपल के साथ, ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट, तो हैज क्या ऑक्सिलरी वर्ब है और लेफ्ट क्या मेन वर्ब है, दोनों के बीच में ऑलरेडी का यूज हुआ है। उसी प्रकार से आल्सो का यूज हुआ है, स्टिल का यूज हुआ, रादर का यूज हुआ, इवन का यूज हुआ, जस्ट का यूज हुआ, किनके बीच में, ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में और मेन वर्ब के बीच में। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 अब आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी एडवर्ब्स कौन से होते हैं, जो क्वांटिटी को दर्शाते हैं, जैसे टू, वेरी, क्वाइट, कंप्लीटली, ग्रेटली, ये सब क्या है, क्वांटिटी एडवर्ब्स है जो क्वांटिटी को दर्शाते हैं। इनका यूज हम एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले करेंगे, तो इसमें भी कुछ खास बात नहीं है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोई भी एडवर्ब का हम यूज करेंगे वो एडजेक्टिव से पहले करेंगे या फिर एडवर्ब से पहले करेंगे। जैसे एग्जांपल है, ही इज टू वीक, तो वीक क्या एडजेक्टिव है, उससे पहले हमने टू एडवर्ब का यूज किया है। उसी प्रकार से बाकी का एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक नोट दिया गया जिसमें बताया गया कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी एडवर्ब है जिसका नाम है इनफ। तो इनफ का यूज हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद करते हैं। किन एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद, जिनको यह वर्ड मॉडिफाई करता है, जिनके बारे में यह वर्ड विशेषता बताता है। जैसे ही वॉज फुलिश इनफ टू ऑफेंड यू, तो यहाँ पे इनफ का यूज एडजेक्टिव के बाद हुआ है, लेकिन नॉर्मली जनरली हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब का यूज करते हैं। लेकिन याद रखिए, इसको नोट करिए आप, इनफ का यूज हम एडजेक्टिव के बाद करेंगे। वैसे ही वॉज इनफ फुलिश टू ऑफेंड यू, यहाँ पे इनफ का यूज फुलिश से पहले हुआ जो कि नहीं होगा। ही वॉज रेस इनफ टू इंटरप्ट, तो इनफ का यूज किसके बाद हुआ है, एडजेक्टिव के बाद। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 12, जिसमें बताया गया कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी कि ऐसे एडवर्ब्स जो प्लेस के बारे में, जगह के बारे में दर्शाते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। जैसे हियर, देयर, एवरीवेयर, ये सब क्या है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। इनका यूज हम वर्ब के बाद करेंगे, वर्ब के बाद करेंगे, सेंटेंस के लास्ट में करेंगे। तो दोस्तों याद रखिए, प्लेस एडवर्ब्स को हम किसके बाद यूज करेंगे, वर्ब के बाद या फिर सेंटेंस के लास्ट में। जैसे ही कम्स हियर, तो हियर का यूज हमने वर्ब के बाद किया है और सेंटेंस के लास्ट में भी किया है। वैसे सी लिव्स देयर, तो देयर का यूज वर्ब के बाद हुआ है। नेक्स्ट है रूल नंबर 13, जिसमें बताया गया कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम, टाइम के एडवर्ब्स, टाइम को दर्शाने वाले एडवर्ब्स, जैसे कि यस्टरडे, टुडे, टुमारो,
इनका यूज हम वर्ब के बाद करेंगे या फिर सेंटेंस के लास्ट में करेंगे। तो बिल्कुल 12 की तरह हम इन वर्ड्स का यूज करेंगे। जैसे ही विल कम टुमारो, टुमारो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो इसका यूज हमने किसके बाद किया है, वर्ब के बाद। हिज ग्रैंडफादर डाइड यस्टरडे, तो यस्टरडे का यूज सेंटेंस के लास्ट में हुआ है या वर्ब के बाद हुआ है। नेक्स्ट आता है दोस्तों रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 में क्या बताया गया है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो ऐसे वर्ड्स जैसे कि हार्ड, फास्ट, केयरफुली, ब्यूटीफुली, ये सब क्या मैनर एडवर्ब्स है, इनका यूज हम वर्ब के बाद करेंगे। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेसेस, इन सब का यूज हम किसके बाद करेंगे, वर्ब के बाद या फिर सेंटेंस के लास्ट में। जैसे ही रन फास्ट, तो फास्ट का यूज वर्ब के बाद हुआ है। ही वर्क हार्ड, हार्ड का यूज वर्ब के बाद हुआ है। आगे दोस्तों यहाँ पर एक नोट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, जो हमने 12, 13, 14 एग्जाम्पल में पढ़े हैं, इन सब का यूज हम वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद भी करेंगे। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट किसको बताते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब को। एग्जाम्पल है आई इनवाइटेड हिम हियर, तो यहाँ पे हियर का यूज हुआ है जो कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद हुआ है। वैसे सेकंड है ही रोट ए बुक लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, रोट ए बुक यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद हुआ है। नेक्स्ट है सी ट्रीटेड मी लविंगली, तो लविंगली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, जिनका यूज हमने वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद किया है। नेक्स्ट सेकंड आ जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं करते। जो मैनर के वर्ड्स है, मैनर के एडवर्ब है, उनको हम वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं करेंगे, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद में करेंगे, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा है। तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये फर्स्ट की तरह ही बताया गया है। आई एडमिटेड फ्रेंकली माई मिस्टेक, तो यहाँ पे फ्रेंकली का यूज हुआ है दोनों के बीच में, किसके, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में, जो कि नहीं होगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद यूज होगा फ्रेंकली का। हाँ, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ये बताई गई है कि एडमिटेड और माई मिस्टेक यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन दोनों से पहले हम फ्रेंकली का यूज कर सकते हैं, मैनर एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। दोनों से पहले करेंगे फिर दोनों के बाद करेंगे, ये सिर्फ मैनर एडवर्ब पे लागू होता है। नेक्स्ट आ जाता है जब ऑब्जेक्ट को कोई क्लोज या फिर एक गुड मैनी वर्ड्स यानी अनेक वर्ड्स जो मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं, क्लोज बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद इनका यूज किया जाता है, तो हम एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में करते हैं। तो ये सेकंड से डिफरेंट रूल आ जाता है। सेकंड में बताया गया है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में मैनर का यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम मैनर एडवर्ब का यूज वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कर सकते हैं। किस केस में, जब ऑब्जेक्ट के साथ कोई क्लॉज जुड़ा हो, जैसे ही रिवार्डेड लिबरली ऑल दोज हु हैड सर्व्ड हिम वेल, तो हु हैड सर्व्ड हिम वेल, ये क्या एक क्लॉज है जिसको किसके साथ जोड़ा गया है, ऑल दोज ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ा गया है। तो इसलिए हम लिबरली को रिवार्डेड और ऑल दोज यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में मैनर एडवर्ब का यूज किया है। रूल नंबर 15 आ जाता है जिसमें बताया गया कि सम हाउ का यूज हम सम हाउ, जिसका मीनिंग होता है किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी वजह से, पता नहीं क्यों, तो सम हाउ के 3 मीनिंग दिए गए हैं। इसका यूज हम या तो सेंटेंस से पहले करेंगे, सेंटेंस के शुरू में करेंगे, या फिर सेंटेंस के अंदर ट्रांसिटिव या इनट्रांसिटिव वर्ब दिए गए हैं उनके बाद करेंगे। ट्रांसिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ आता है और इनट्रांसिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के आता है। तो इनके एग्जांपल पढ़ते हैं। सम हाउ आई डोंट लाइक हिज कंपनी, तो सम हाउ का यूज सेंटेंस से पहले हुआ है। सेकेंड है ही पास्ट सम हाउ, तो ये सम हाउ का यूज हुआ है इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है इसमें, पास्ट। नेक्स्ट है ही पास द एग्जामिनेशन सम हाउ, तो यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट को दिखाता है, तो इसके बाद हम सम हाउ का यूज करेंगे। रूल नंबर 16 आ जाता है जिसमें बताया गया कि एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज पैसिव सेंटेंस में किया जाता है। कब किया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के पहले या फिर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के बाद, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। तो उससे पहले भी हम यूज कर सकते हैं, उसके बाद में भी यूज कर सकते हैं। किस केस में, पैसिव सेंटेंस के केस में। द बिल्डिंग हैज बीन केयरफुली कंस्ट्रक्टेड, तो कंस्ट्रक्टेड से पहले हमने केयरफुली एडवर्ब का यूज किया है जो कि एक पैसिव सेंटेंस है। द बिल्डिंग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड केयरफुली, केयरफुली का हमने कंस्ट्रक्टेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद भी यूज किया है। तो दोनों तरह से हम यूज कर सकते हैं। मैनर एडवर्ब का यूज हम कंस्ट्रक्टेड से पहले या कंस्ट्रक्टेड के बाद यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद भी कर सकते हैं। किस केस में, पैसिव सेंटेंस के केस में।
नेक्स्ट आता है यदि किसी सेंटेंस में वर्ब, पोजीशन और ऑब्जेक्ट ये फॉर्मेट दिया गया हो, वर्ब, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया हो, तो उसमें हम एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज प्रीपोजिशन से पहले या फिर ऑब्जेक्ट के बाद करेंगे। प्रीपोजिशन से पहले करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट के बाद करेंगे। तो कुल मिला के प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं करेंगे, उससे पहले करेंगे या फिर बाद में करेंगे। ही लाफ्ड लवली एट हर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एट हर क्या है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इससे पहले हमने लविंगली का यूज पहले किया है, या फिर हम इसको इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, ही लाफ्ड एट हर लविंगली। तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट से पहले करेंगे या प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट के बाद करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर इसी फॉर्मेट में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, इसी फॉर्मेट के बाद हु आ जाता है, विच आ जाता है, डेट आ जाता है, क्लोज या फिर कोई और वर्ड्स आ जाते हैं, तो तब हम बाद में यूज नहीं करेंगे, पहले यूज करेंगे। किसका? एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मैनर एडवर्ब को। ही लुक्ड सस्पिशियसली एट एवरीवन हु गोट ऑफ द प्लेन, तो एट एवरीवन क्या बनाता है? प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। इसके पास एक वर्ड जुड़ा या फिर सेंटेंस ही जुड़ा हो, तो तब हम प्रीपोजिशन से पहले हम एडवर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है यदि किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया गया हो, तीनों का एक साथ यूज हुआ, मैनर एडवर्ब का, प्लेस एडवर्ब का, टाइम एडवर्ब का, तो हम इसको एमपीटी के सीक्वेंस में यूज करेंगे। तीनों वर्ड्स एक साथ आ जाता है, तीनों एडवर्ब एक साथ यूज सेंटेंस के अंदर यूज किए जाते हैं, तो हम एमपीटी का सीक्वेंस यूज करेंगे। पहले हम मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम, इन एडवर्ब को यूज करेंगे, ना कि पीएमटी, पीटीएम, टीएमपी, इन सीक्वेंस को हम यूज नहीं करेंगे। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? एम पी टी, तो आप इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर से याद रख सकते हैं। सबसे पहले एम आता है, पी एम के बाद आता है, टी इन दोनों के बाद आता है, तो आप इस ऑर्डर को अल्फ़ाबेट ऑर्डर से भी याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही रोट्स द लेटर स्विफ्टली एट होम यस्टरडे, स्विफ्टली क्या है? मैनर एडवर्ब है, एट होम क्या है? प्लेस एडवर्ब है, यस्टरडे क्या है? टाइम एडवर्ब है। तो तीनों का सीक्वेंस क्या यूज हुआ? एमपीटी, पहले मैनर एडवर्ब, फिर प्लेस एडवर्ब, फिर टाइम एडवर्ब। आगे बताया गया कि यदि एडवर्ब कम, गो, अराइव, एंटर, इनके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग एक साथ करना है, तो तब हम क्या करेंगे? ये कुछ वर्ब है, इनके बाद हम एडवर्ब ऑफ प्लेस या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर को यूज करेंगे, तो किस प्रकार से करेंगे? तो तब हम पीएम का सीक्वेंस याद रखेंगे, पीएम का। तो इन दोनों केस में हम किसका सीक्वेंस याद रखेंगे? पीएम का। पहले प्लेस वो एडवर्ब आएगा, फिर मैनर एडवर्ब। ये अल्फाबेट सीक्वेंस नहीं है, ये उल्टा हो जाता है, इसमें हम एमपी का ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, मिस्टर पाठक वेंट देयर सीक्रेटली, तो वेंट क्या है? वर्ब है, उसके बाद हमने प्लेस और मैनर एडवर्ब यूज किया है, तो इसका सीक्वेंस हम यूज करेंगे पी और एम, ना कि एमपी में। उसी प्रकार से आगे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज अवे, बैक, फॉरवर्ड, होम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, राउंड के बाद होता है। ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप इनको याद कर पाओ तो अच्छी बात है। इनके बाद हम एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज करेंगे, मैनर एडवर्ब्स का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड वॉकड अवे सैडली, तो यह हमने किसका यूज किया? सैडली का। सैडली क्या है? मैनर एडवर्ब है, जिसको हमने ऑलवेज के बाद यूज किया है। उसी प्रकार से आगे के सेंटेंस में साइलेंटली का यूज हुआ है वेंट आउट के बाद। तो याद रखिए वर्ड्स, इनके बाद हम मैनर एडवर्ब को यूज करेंगे। आगे दोस्तों रूल नंबर 19 आ जाता है, जिसमें बताया गया कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, तीन टाइप के एडवर्ब दिए गए हैं, प्लेस, फ्रीक्वेंसी और टाइम के। इसका भी हम एक सीक्वेंस यूज करेंगे जो कि बनता है पीएफटी। क्या बनता है? पीएफटी। पीएफटी का सीक्वेंस यूज करेंगे, बाकी का कोई भी सीक्वेंस हम यूज नहीं करेंगे। पीएफटी, इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसमें पीटी, 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 पीटी के बीच में एफ का यूज करेंगे, पीटी के बीच में एफ का यूज करेंगे। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ही कम्स हियर 2 टाइम्स इन ए वीक, तो पीएफटी, पहले प्लेस एडवर्ब, फिर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब, फिर टाइम एडवर्ब। उसके बाद कोई भी सीक्वेंस हो उसका हम यूज नहीं करेंगे।
आज की वीडियो का लास्ट रूल आ जाता है रूल नंबर 20, जिसमें बताया गया है कि एडवर्ब का यूज ऑक्सिलरी वर्ब के बाद किया जाता है। ये सेंटेंस, ये रूल फिर से रिपीट किया गया है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही हम एडवर्ब का यूज करेंगे और वर्ब से पहले हम एडवर्ब का यूज करेंगे। तो इसमें कुछ खास ऐसा कुछ अलग नहीं है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे ही इज नेवर लेट फॉर कॉलेज, नेवर का यूज इज के बाद हुआ है। आई एम ऑलवेज एट होम ऑन संडेज, तो ऑलवेज का यूज एम के बाद हुआ है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आगे एक नोट में बताया गया है कि हैव टू और यूज टू से पहले एडवर्ब का प्रयोग होता है। जब आपको सेंटेंस के अंदर हैव टू और यूज टू मिल जाते हैं तो एडवर्ब का यूज आपको उनसे पहले करना है। जैसे आई ऑफन हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट, तो यहाँ पे ऑफन का यूज हुआ है हैव टू से पहले। नेक्स्ट है सी ऑलवेज यूज टू एग्री विद मी, तो यूज टू का प्रयोग हुआ है तो उससे पहले ऑलवेज का यूज किया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने एडवर्ब की पोजीशन को समझा है कि सेंटेंस के अंदर एडवर्ब का यूज किस पोजीशन पर किस प्रकार से किया जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। आप इसका एक बार और रिवीजन करके आप और अच्छे से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो आपकी समझ में आई है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम शुरू करेंगे कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।